आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है उनकी बात करेंगे। यानी हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो समझिएगा आप लोग। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये आप लोगों की हेडिंग है। इसमें हम देखिए सबसे पहली जो डेफिनेशन देखेंगे वो है आइसोटॉप। क्या है? आइसोटॉप। आइसोटॉप या इसे हम बोल देते हैं समस्थानिक। क्या बोल देते हैं? समस्थानिक। अब देखिए आप लोगों को समझना है समस्थानिक क्या होता है। तो इस नाम से ही पता चल रहा है। इस नाम से क्या पता चल रहा है? सम यानी क्या हो गया? समान। सम यानी क्या हो गया? समान। और स्थानिक यानी स्थान, समान स्थान। समान क्या हो गया? स्थान हो गया। इसका मतलब अलग अलग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो अलग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया कि क्या होता है समस्थानिक। तो देखिए समस्थानिक की हम डेफिनेशन बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ही तत्व के एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है जबकि परमाणु क्रमांक समान होता है, इन्हें ही क्या बोला जाता है? समस्थानिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समस्थानिक। तो आप मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिख लीजिए। एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है जबकि परमाणु क्रमांक समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इसके नाम से पता चल रहा है सम यानी समान, और समान क्या है? स्थान है। स्थान समान मतलब परमाणु क्रमांक क्या हो गया? समान। तो अलग अलग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अलग अलग। इन्हें हम क्या बोल देते हैं? समस्थानिक बोल देते हैं। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल कि समस्थानिकों के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल लिया हमने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यानी ये क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ये तीनों किसके समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक। आ गया होगा आप लोगों को समझ में कि हाइड्रोजन के समस्थानिक तीन समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ये क्या है? प्रोटियम। एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। तो ये हो गया ट्राइटियम। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? दूसरी डेफिनेशन की तरफ, जो है आइसोबारिक। क्या है? आइसोबारिक। यानी हम लिख देते हैं आइसोबार्स। इसे हम बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है सम यानी समान। सम यानी क्या हो गया? समान। और भारिक यानी क्या हो गया? भार। यानी इनका भार तो क्या होगा? समान। तो अलग अलग क्या होगा? अलग अलग हो गया परमाणु क्रमांक। क्या अलग हो गया? परमाणु क्रमांक। तो आपको बस ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि क्या होता है।
यहाँ पे भिन्न और क्या होता है सेम। तो बस दो ही नाम याद रखने, एक तो भार और एक क्रमांक, ठीक है। समभारिक आ गया तो भार समान, तो अलग क्या हो गया क्रमांक। यहाँ पे समस्थानिक आ गया तो समान क्या हो गया स्थान, यानी समान हो गया क्रमांक, और अलग अलग क्या हो गया द्रव्यमान। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु, कैसे बोलेंगे इसकी डेफिनेशन, अलग अलग क्या हो गए परमाणु, क्रमांक अलग हो गए, इसका मतलब यहाँ पे तत्व ही क्या हो गया अलग, तो क्या बोलेंगे अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका भार क्या होता है समान होता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं समभारिक। तो आप डेफिनेशन लिखिए, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका भार समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग। तो ये क्या हो जाती है, इसकी परिभाषा हो जाती है। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए समभारिक के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया पोटेशियम और कैल्शियम, क्या लिया पोटेशियम और कैल्शियम। देखिए पोटेशियम कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे, और कैल्शियम कितने नंबर पे आता है 20 नंबर के। कैल्शियम का भार कितना होता है 40, और पोटेशियम का एक ऐसा समस्थानिक होता है जिसका भार कितना होता है 40। तो देखिए अब आप इन दोनों को आपस में देखिए, 40 यानी भार क्या हो गया समान, बट परमाणु क्रमांक क्या हो गया अलग अलग। तो इस प्रकार ये क्या हो गए समभारिक के एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन और हीलियम, क्या लिया हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का तो हो जाता है परमाणु क्रमांक 1 और हीलियम का कितना हो जाता है 2। अब देखिए हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका कितना हो जाता है परमाणु भार 3 हो जाता है, जिसे हम ट्राइटियम बोलते हैं। और हीलियम का परमाणु भार कितना हो जाता है 3, यानी हीलियम का भी एक समस्थानिक है जिसका परमाणु भार 3 हो जाता है। जो हम हीलियम रोजाना पढ़ते हैं वहाँ पे तो 4 होता है, लेकिन ये हम हीलियम के समस्थानिक और हाइड्रोजन के समस्थानिक को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ देखा एक्चुअल में कितना होता है 39 होता है, बट हमने एक समस्थानिक लिया पोटेशियम का कोई दूसरा, तब तो वहाँ में 40 मिला। अब देखिए यहाँ पे आप भार कितना है 3, भार कितना है 3, बट क्रमांक कितना है 1, क्रमांक कितना है 2, तो क्रमांक क्या हो गया अलग और भार क्या हो गया समान। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि क्या होता है आइसोटोप यानी समस्थानिक, और क्या होता है आइसोबारिक यानी आइसोबार्स या समभारिक। तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अगली परिभाषा की तरफ, जो है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए अगली परिभाषा है सम इलेक्ट्रॉनिक। आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो समान हो, क्या हो इलेक्ट्रॉन समान हो। तो अगली डेफिनेशन है तीसरी डेफिनेशन, जो है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, तो देखिए नाम से पता चल रहा है समान इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें क्या होंगे समान इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया पोटेशियम प्लस और आर्गन, फ्लोरीन माइनस और नियोन। देखिए आप लोगों को बताना है क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो देखिए ये पोटेशियम है, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोग बताइए। पहले तो हम लिखते हैं इसका जेड लिखते हैं, कितना होता है 19 में से 1 गया तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 18। आर्गन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए 18 ही होता है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसका जेड हो गया 9 में से 1 हमने ले लिया और ज़्यादा, 9 में 1 और ले लिया तो कितना हो गया 10। और इसका आप लोगों को पता है जेड 10 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 10, इसका 18 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 10, यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 18 आ गया।
और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 18, यानी ये क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे कितना आ गया 10 और यहाँ पे भी कितना आ गया 10, यानी ये भी क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। अब हम फोर्थ डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, देखिए इंग्लिश के वर्ड भी ध्यान रखना। सम इलेक्ट्रॉनिक को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम देख रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक, नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रॉन क्या होंगे समान। क्या होंगे न्यूट्रॉन हमेशा समान होंगे। तो आप इसमें लिख लीजिए न्यूट्रॉन समान। तो क्या लिख लेंगे न्यूट्रॉन क्या होंगे समान होंगे। तो आप लोगों ने देखा सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और आप लोगों ने देख लिया सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। सम न्यूट्रॉनिक के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन हीलियम 1 2 3 4, ये हमने क्या लिया एग्जाम्पल लिया। तो देखिए आपको बताना है कि ये सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं। तो हमें बताना है सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं, उससे पहले हमें पहले न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर आएगी तो ये सम न्यूट्रॉनिक होगा, बराबर नहीं आएगी तो ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं a माइनस पी, तो 3 माइनस 1। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं a माइनस पी 4 माइनस 2। देखिए 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी हमारे पास न्यूट्रॉन कितना आ गया 2 और 2 न्यूट्रॉन आ गया। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई समान हो गई। इसका मतलब ये क्या है सम न्यूट्रॉनिक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जो है आइसोस्टेयर्स। क्या है आइसोस्टेयर्स। पहले आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब हम फिफ्थ डेफिनेशन की चल रहे हैं जो है आइसोस्टेयर्स। फिफ्थ डेफिनेशन क्या है आइसो, चलो ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए अब है फिफ्थ डेफिनेशन है आइसो स्टेयर्स। देखिए आइसो स्टेयर्स क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी और परमाणु की संख्या भी समान होगी। यानी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे और परमाणु की संख्या भी समान होगी। परमाणु की संख्या भी समान होगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान और परमाणु की संख्या समान तो हम क्या बोलते हैं आइसोस्टेयर्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया CO2 और हमने लिया N2O। क्या लिया CO2 और N2O, और मैंने आपसे पूछा बताइए ये आइसोस्टेयर्स है या नहीं है। क्या पूछा ये आइसोस्टेयर्स है या नहीं है। तो देखिए पहला काम क्या होता है आइसोस्टेयर्स का, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना और परमाणु की संख्या निकालना। अगर समान समान आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा आइसोस्टेयर्स। देखिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब आपको निकालना आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। कार्बन के पास 6 है, एक ऑक्सीजन के पास 8 है, तो दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 8 है। 6 8 8 यानी 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, यानी 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम देखते हैं N2O के पास कितना इलेक्ट्रॉन है। तो एक नाइट्रोजन के पास 7 होता है, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 7 है और एक ऑक्सीजन के पास 8 है। 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। फिर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 22 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 22 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी देखिए इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन 22, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या आ गए समान। अब अगर यहाँ पे परमाणु की संख्या भी समान आ जाती है तो ये आइसोस्टेयर्स हो जाएगा। अब हम निकालते हैं परमाणु की संख्या, यानी इसके पास कितने परमाणु हैं वो आपको ध्यान रखना है। देखिए कितने परमाणु हैं, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है,
यानी 2 और 1 3 हो गए। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है यानी 2 परमाणु ये और 1 ऑक्सीजन यानी ये भी 3। तो देखिए परमाणु की संख्या भी कितनी आ गई, 3 आ गई और 3 आ गई। इसका मतलब ये क्या है, आइसोस्टेयर्स हैं। क्या है, आइसोस्टेयर्स हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आइसोस्टेयर्स क्या होता है। कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है आपको और फिर परमाणु की संख्या भी निकाल लेनी है, और जिससे आपको पता लग जाएगा कि आइसोस्टेयर्स क्या होता है। अब देखिए एक और डेफिनेशन आती है जो आइसोडाइफर्स होती है। 6 नंबर की डेफिनेशन है आइसोडाइफर्स। देखिए आइसोडाइफर्स क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान होता है। ध्यान रखना क्या होता है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा बोरॉन कार्बन 613 है ये, और ये 511 है। तो देखिए हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल लिखा 511 और 613। अब हमें देखना है कि ये आइसोडाइफर्स है या नहीं है। तो आइसोडाइफर्स क्या होता है, जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान होता है, यानी n-p क्या होता है, समान होता है। देखिए पहले हम निकालते हैं प्रोटॉन, कितना है इसके पास 5 है, इसके पास प्रोटॉन कितना है 6 है। फिर हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो 11 - 5 और इधर भी न्यूट्रॉन निकालना है, तो 13 - 6। 11 - 5 यानी 6, और 13 में से अगर हम 6 माइनस करें तो कितना बच गया, 7। तो ये क्या बच गया हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें क्या देखना है, n-p। अगर n-p यहाँ पे सेम आ जाता है तो क्या हो जाएगा, आइसोडाइफर्स। n कितना आया 6, p कितना आया 5, n कितना आया 7, p कितना आया 6। देखिए 6 में से 5 गया तो कितना आया 1, 7 में से 6 गया तो कितना आया 1, यानी अंतर कितना आ गया 1। अंतर कितना आ गया, अंतर कितना आ गया 1। देख सकते हैं अंतर क्या आया है, समान आया है। और जब अंतर समान आता है तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आइसोडाइफर्स क्या होता है। यानी आज हमने जो ये 6 डेफिनेशन देखी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का यहाँ से मिल सकता है। यानी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हमने देखा आइसो न्यूट्रॉनिक, हमने देखा आइसोस्टेयर्स, हमने देखा आइसोडाइफर्स, हमने देखा आइसोटॉप और हमने देखा आइसोबार। यानी हमने समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स और आइसोस्टेयर्स को देख लिया। तो यहाँ पे होता है हमारे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अब हम यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट लाइन लिखने वाले हैं। वो देखिए आप लोग, हमें 2 इम्पोर्टेंट लाइन लिखनी है जो समस्थानिकों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, समस्थानिकों से। देखिए क्या होता है, जो समस्थानिक होते हैं, ये ध्यान रखना आप 2 लाइन जो समस्थानिक होते हैं, इम्पोर्टेंट नोट लगा के लिख लेना आप। क्या है ये, इम्पोर्टेंट नोट है। समस्थानिक जो होते हैं उनमें रासायनिक गुण तो समान होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए जो समस्थानिक होते हैं उनमें E/m का मान समान नहीं होता है। E/m का मान समान नहीं होता।
मान समान नहीं होता है। तो ये 2 लाइन आप लोगों को ध्यान रखनी है कि समस्थानिक में रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि समस्थानिकों में E/m का मान समान नहीं होता है। हम आगे बात करेंगे E/m क्या होता है। तो इस प्रकार हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिएगा, समझिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन है यदि x-2, क्या क्वेश्चन है, यदि x-2 में प्रोटॉन की संख्या 16 है तो x+2 में प्रोटॉन की संख्या होगी। यानी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर x-2 में प्रोटॉन की संख्या 16 है तो x+2 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से सोल्व करिए इसको। तो आप लोगों ने सोचा होगा इस क्वेश्चन को, अब हम सोल्व करते हैं। देखिए, x-2 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 16 है। तो x-2 लिख दो। प्रोटॉन कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, x+2 में प्रोटॉन की संख्या पूछी गई है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक तो कितना रहेगा, 16 ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, यानी कितना ही आप कर लो चेंज, परमाणु क्रमांक तो वही रहेगा। और परमाणु क्रमांक अगर वही रहेगा तो प्रोटॉन की संख्या भी वही रहेगी। यानी यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या आ गई, वापस से 16 ही आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। यानी सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया, यदि x-2 में प्रोटॉन की संख्या 16 है तो x+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। जल्दी से सोचिए आप लोग, क्या होगी, जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सबसे पहले लिखिए दिया हुआ क्या है, x-2 है, कितना प्रोटॉन है, 16, यानी z कितना है, 16। फिर किसका पूछा गया है, x+2 का पूछा गया है। देखिए यहाँ पे z 16 है तो z तो यहाँ पे भी क्या होगा, 16 ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यानी आपको कितना मिल गया, z 16 मिल गया। अब आपको क्या पूछा है, x+2 में पूछा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 16 थे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना बचा, 14। यानी आपके आंसर आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति भी हो तो पहले आपको परमाणु क्रमांक पे पहुंचना है। यहाँ पहुँचते ही यहाँ पहुँच जाओगे और परमाणु क्रमांक पे पहुँचने के बाद आपको देना है कितना इलेक्ट्रॉन लिया गया है और कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है, और इस वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में 2 क्वेश्चन का पार्ट। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आप लोग, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 नियोन फ्लोरीन माइनस ऑक्सीजन -2। आप लोगों को बताना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, यस और नो बताना है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो देखिए
हम सॉल्व करते हैं आंसर। देखिए पहले हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करने से पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 10, क्योंकि 11 था 1 निकाल दिया, इसमें 12 था 2 निकाल दिया 10 बच गया, इसमें 10 है, इसमें 9 था 1 ले लिया 10 हो गया, इसमें 8 था और 2 ले लिया मतलब 10 है। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10 10 10 10, मतलब ये क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन है, आपको बताना है आइसो न्यूट्रॉनिक है या नहीं। क्या बताना है? आइसो न्यूट्रॉनिक, यस और नो बताना है या नहीं। ओके, देखिए एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए हाइड्रोजन 1 3 हीलियम 2 3। हाइड्रोजन 1 3 हीलियम 2 3, बताना है आइसो न्यूट्रॉनिक है या नहीं है। देखिए हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, प्रोटॉन कितना है? 1, प्रोटॉन कितना है? 2, न्यूट्रॉन कितना है? A माइनस पी, न्यूट्रॉन कितना है? A माइनस पी, A कितना है? 3, P कितना है? 1, A कितना है? 3, P कितना है? 2। तो देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1, यानी न्यूट्रॉन कितना आया है? 2 आया है, और न्यूट्रॉन कितना आया है? 1 आया है, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन अलग अलग है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्या आंसर हो जाएगा? नो। तो इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक को। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। और हमने आप लोगों को दे रखा है H2O में इलेक्ट्रॉन बताइए, NH3 में इलेक्ट्रॉन बताइए, CO2 में इलेक्ट्रॉन बताइए। इस प्रकार हमने क्या दे दिया? आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आप लोगों को सॉल्व करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, समझिए इस क्वेश्चन को कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, NH3 की कितनी होगी, CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। जल्दी से सोचिए। तो आप लोगों ने सॉल्व करने का सोचा होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन में 1 होता है और दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 होता है, तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए हम बात करते हैं NH3 की। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है, दूसरे के पास 1 है, तीसरे के पास 1 है, यानी कितना हो गया? ये 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर हम CO2 की बात करते हैं। देखिए CO2 में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपको क्या दे देगा ऐड करने पर? 8 और 8 16, 16 और 6 कितने होते हैं? 22, यानी 22 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। H2O में 10 इलेक्ट्रॉन, NH3 में 10 इलेक्ट्रॉन और CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाए बताइए ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? क्या पूछा जाए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? तो आप लोग क्या बोलोगे? H2O और NH3 में इलेक्ट्रॉन सेम है, जिस वजह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक H2O व NH3 तो है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक H2O व NH3 तो है, बट ये जो CO2 है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 22 आ रही है। तो इस प्रकार आप लोगों ने पूरे के पूरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसोस्टेयर्स, आइसोडाइफर्स, यानी सारे के सारे यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उन पे बेस्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया।